अगर जियोपॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड है तो सीरिया में वो चेस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ज हो रहे हैं। आपने सोचा है कि ईरान और इजराइल जो स्टॉन्च ओपोनेंट हैं, एक दूसरे के दुश्मन और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, वो कन्वर्ज भी हो सकते हैं, यानी कि एक साथ भी हो सकते हैं किसी और गेम में। यानी कि मैटर करता है कॉन्फ्लिक्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी हो सकता है अगर उसमें ईरान और इजराइल एक साथ आ जाएं और उनको दोनों का फायदा हो जाए तो ऐसा संभव है। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है, जरा जानते हैं। रीसेंट अपडेट ये है कि HST अलकायदा का ही एक फैक्शन होता था, अल नुसरा। उसमें से एक ग्रुप बना HST अब इतना बड़ा हो गया है कि 2011 से चल रहा है सीरियन सिविल वॉर, अभी 2024 के एंड में अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि एलेप्पो पर 3 दिन तक इन्होंने बमबारी करी, आगे बढ़ते रहे और अब अपना इन्फ्लुएंस काबिज कर लिया है। कहा जा रहा है कि सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे बाकी कॉन्फ्लिक्ट पर एक मेजर इंपैक्ट डालेगा। यानी कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहां पर नजर आएगा। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, हिजबुल्लाह, ये सब कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहां पर नए डायनेमिक्स से नजर आएंगे। तो अगर ये सीरिया अब हीटअप हो रहा है तो यानी कि दुनिया की नजरें अब सीरिया पर होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि जब मेजर पावर्स एक जगह पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं तभी कोई मेजर वॉर होता है। तो जरा समझते हैं कि सीरिया का वॉर है क्या। सीरिया में कोई एक रेबल ग्रुप नहीं है, देयर आर मल्टीपल रेबल ग्रुप्स। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सीरिया के में सिविल वॉर क्यों चल रहा है, किसका क्या फायदा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जरा इसको देखिए। एक तरफ सीरिया में है सीरिया वर्सेस टर्की, साथ में ईरान वर्सेस सऊदी भी है, रशिया वर्सेस यूएसए भी है, इजराइल वर्सेस सुन्नी अरब नेशंस भी हैं, और एक डायनेमिक्स ऐसा है जिसमें इजराइल और ईरान साथ ही हो सकते हैं। ये देखिए, तभी इसके नीचे लिखा है, कैसे अभी पता लगेगा। फिर ये अलकायदा का फैक्शन, ये भी सीरिया में बढ़त बना रहा है। ये वही सीरिया है जिसने कुछ समय पहले लोगों के मन में दहशत खड़ी कर दी थी कि आइसिस बढ़ रही है। वो आइसिस कैसे बढ़ी, उसके बाद यूएसए, यूके, फ्रांस ने अपनी गलती मानकर सीरिया में अपनी स्ट्रेटजी को कैसे चेंज किया, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए जरा पहले मैप के थ्रू समझते हैं क्या चल रहा है सीरिया में और सीरिया इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। जरा सीरिया को लोकेशन तो देखिए किसके करीब है। इधर है इजराइल, और इजराइल है, समझ लीजिए, एंकर है ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट। इजराइल वर्सेस अरब नेशंस, और इजराइल के टॉप पर यहां पर आपको सीरिया दिख रहा है। एक टाइम पर यही सीरिया इजराइल के खिलाफ भी वॉर कर रहा था, लेकिन आज रशिया ये भी देखता है कि इजराइल बशर अल असद को सपोर्ट करने से अगर तुम्हारा फायदा होता हो तो सपोर्ट करोगे क्या, क्यों सपोर्ट करेंगे, अभी पता लगेगा। जो आप रेड जोन देख रहे हैं ये वो है जिसमें बशर अल असद यानी कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनकी हुकूमत चलती है। ये जो येलो पार्ट देखते हैं ये है सीरिया का ही, लेकिन यहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं। वही कुर्दिश लोग जो सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी चर्चा में आए थे, वो स्टोरी भी अभी आगे आने वाली है। तो येलो वाली जो आप जोन देख रहे हैं ये कुर्दिश रेबल फोर्सेस ने अपने अंडर किया हुआ है। मैंने कहा था ना कि केवल एक रेबल फोर्स नहीं है, ये कुर्दिश रेबल फोर्स है। ये ऐसे रेबल फोर्स हैं, ये बशर अल असद के खिलाफ खुले तौर पर जा नहीं रहे। इनका मानना है कि बशर अल असद मतलब पहले से ही इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि यार तुम्हें ऑटोनॉमी दे देंगे, क्यों टेंशन में ले रहे हो। हमने तो इससे पहले भी कुर्दिश लोगों को सपोर्ट किया, इवन टर्की में, राइट, बताएंगे अभी। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये यहां पर एक अदर रेबल ग्रुप है जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है। किसके खिलाफ, सीरिया की इस गवर्नमेंट के खिलाफ। यहां पर देखिए ऐसा क्यों, उसका मानना है कि भाई हमारे इधर वाली साइड यानी कि टर्की वाली साइड, यहां पर है आपके कुर्दिश लोग जिनको कहते हैं टर्किश कुर्दिश पॉपुलेशन। अब कुर्दिश पॉपुलेशन को लगता है कि भाई टर्की ना अपने कल्चर को इंपोज करता है उन पे। कुर्दिश लोगों के अंदर एक भावना है कि भाई हमें वादा किया था फ्रांस ने, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर किया था कि हमें एक देश बना देंगे कुर्दिश लोगों का। कुर्दिश लोग इस पूरे एरिया में रहते हैं, लेकिन इनको डिवाइड कर दिया अमंग मल्टीपल नेशंस, जिससे कि हर एक पड़ोसी देश की माइनॉरिटी बनकर रह गए। और जो भी वहां की मेजॉरिटी थे उन्होंने अपना कल्चर इन पर थोप दिया। ये अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और तो अब इनका मानना है कि भाई अगर यहां पर हमारे भाई लोग स्ट्रांग हो गए कुर्दिश, तो शायद यहां पर भी वही आजादी की मांग बनेगी और मिलाकर बन जाएगा एक कुर्दिस्तान।
तो टर्की इज लाइक सिविल वॉर तुम्हारे यहाँ हो रहा है ना, हम तक मत आने दो। हम तक कैसे नहीं आएगा कि हम यहाँ पर एक बफर जोन बना देंगे अपनी कुछ रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करके, पैसा हथियार सब जाएगा। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वो रिबेल फोर्सेस हैं जिनको यूएसए ने सपोर्ट किया था। यहाँ पर जो डेजर्ट वाला रीजन है, इसके ऊपर वाले रीजन में यहीं पर एक टाइम पर आईसिस स्ट्रांग हो गया था, जिसके बाद यूएस यूके फ्रांस को पहले तो लग रहा था ऐसी कोई जंग नहीं जिसकी हमें उमंग नहीं, लेकिन फिर लगने लगा कि भाई ये तो गलती हो गई हमसे, हमारे लीथल वेपन्स आईसिस के पास भी जा रहे हैं। फिर कहा कि नहीं, अब हम सीरिया के इस चेस बोर्ड में एक प्लेयर तो रहेंगे, लेकिन नॉन लीथल वेपन्स को सप्लाई करेंगे, फंडिंग देंगे। जानते हैं भाई, यही मैप से मैंने आपको समझाया। अब ये हयात तहरीर अल शम, यही है वो अलकायदा का पुराना अल नुसरफ आउटफिट जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। भाई साहब पूरा का पूरा एक प्रोविंस इन्होंने कब्जा रखा है। ये प्रोविंस आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखना इदिब प्रोविंस, इस प्रोविंस पर राज इस टाइम पर एचएसटी का है, बाकायदा टैक्सेशन, ट्रेड सब कुछ कर रहे हैं ये। तो वहां से इनकी कमाई भी हो रही है, हथियार भी खरीद रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार की तरह है वहां पर ये। लेकिन बशर अल असद का कहना है कि जनता अभी अपना टाइम आएगा दोबारा, और दोबारा से इन रेबल फोर्सेस से हम मुक्त कर देंगे इस पूरे एरिया को। जानकारी के लिए बता दूं, मतलब क्योंकि ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट होगी, ईरान क्यों सपोर्ट करता है सीरिया को? क्योंकि सीरिया में जो बशर अल असद हैं वो एलावाइट माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सीधी बात शिया हैं। तो ईरान को लगता है हम शिया नेशन, और सीरिया में भी है जो शिया रूल है वो चल रहा है, सुन्नी पॉपुलेशन भी है, लेकिन लीडर तो शिया है ना। सन 2000 से बशर अल असद सत्ता पर काबिज हैं, इनकी बात पार्टी वही पूरा कंट्रोल करती है। इससे पहले 1971 से 2000 तक लगभग 29-30 साल मान लीजिए आप, इन्फ्लुएंस रहा था उनके फादर का हाफिज अल असद, और उसके बाद आगे बशर अल असद। अब इनका कहना है जो ये वेस्टर्न नेशंस हैं कि यार ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर, हम चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी लाओ। देखो हमने इराक में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी, लीबिया में कोशिश की थी, वहाँ फेल हो गई, लेकिन यहाँ सक्सेसफुल कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कनेक्शन महसूस कर पा रहे होंगे। एक फेमस स्कॉलर हुए हैं थॉमस फ्रीडन, उनकी थियरी है टू गोल्डन आर्क। ये टू गोल्डन आर्क एक्चुअली है क्या? ये मैकडोनल्ड की आर्क है, मैकडोनल्ड का सिंबल देखा है ना आपने, गोल्डन आर्क। उनका मानना है कि जहां पर ये गोल्डन आर्क होगी वहां पर नेशंस वॉर पे नहीं जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या बकवास है? थॉमस फ्रीडन स्कॉलर हैं भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, वो कह रहे हैं इन दो गोल्डन आर्क्स, यानी कि मैकडोनल्ड का मतलब है कि जहां पर कैपिटलिज्म होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो देशों में ना इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी। तो अगर सीरिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा वेस्टर्न कंपनीज के लिए, वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड वहां पर आ जाएंगी, तो एक्चुअली सिमिलैरिटी आ जाएगी कितने सारे कैपिटलिस्ट नेशन में और सीरिया में। तो ऐसे में लोग आपस में एंगेज करेंगे, फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये चले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको नहीं लगता ये थियरीज के पीछे यूएस का अपना फायदा लगता है कि भाई अपनी कंपनीज को यहाँ पर मार्केट कैप्चर कराने दो? जैसे कि इराक में भी इस समय हैलिबर्टन नाम से एक कंपनी है यूएसए की, जिसके पास मेजर ऑयल रिग्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे इराक में तो यार ईरान जो है 3 टेररिस्ट ग्रुप को तो डायरेक्टली वो सप्लाई करता है वेपन्स, और वो यूएस के एयरबेस पर अटैक कर रहा है। तो आपके दिमाग में इमेज बनती हो कि यार इराक में तो तबाही है, तबाही तो है, लेकिन साथ साथ में ऑयल का जो बिजनेस है वहाँ पर ज़बरदस्त चल रहा है, और उसमें मेजर कंट्रोल किसके पास है? यूएस की कंपनीज के पास है। यूएस की कंपनीज के पास क्यों है? जो उन्होंने इंटरवेंशन किया था उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से ही वहाँ पर पॉलिसीज़ को डिसाइड किया, और आज तक वो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो भाई साहब पैसा, पीछे इसका रीजन पैसा है यहाँ पर। अब ये देखिए कहानी शुरू होती है अरब स्प्रिंग से, जो अभी का सीरियन क्राइसिस है उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अब ये अरब स्प्रिंग है क्या? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ। ट्यूनीशिया में एक सब्जी वाले ने खुद को आग लगा ली, उसके बाद जनता भड़क गई और ट्यूनीशिया से के जो डिक्टेटर थे उनको हटा दिया। तो आप कहेंगे एक सब्जी वाले ने खुद को आग लगा दी, ट्यूनीशिया से जो अपराइजिंग हुई जनता की, उसके बाद डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंका, उसके बाद इजिप्ट में डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंका, तो ऐसे ऐसे अरब देशों में बढ़ती चली गई। तो क्या इसमें वेस्ट का हाथ था? तो ये भी कहा जाता है हाँ वेस्ट का हाथ हो सकता है कि भाई जगह जगह डेमोक्रेसीज को लाएंगे तो वहां पर इन्फ्लुएंस हो पाएगा वेस्ट का, अगर ऐसे फैक्शंस पावर में आएंगे। ऐसे फैक्शंस का मतलब ऐसे ग्रुप्स पावर में आएंगे जिससे भाई इन्हें फायदा होता हो। लेकिन यहाँ पर अरब स्प्रिंग जब पहुंची सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हिलाने, तो बशर अल असद ने कहा कि देखो ऐसा है, हमारा देश जो है ना वो डेमोक्रेसी के अनुकूल नहीं है जैसे कि वेस्ट में है। हर देश अपने आप में यूनिक होता है। वेस्टर्न नेशंस से जो इन्फ्लुएंस आइडियाज़ के उन रिबेल्स ने कहा कि अरे हमारे यहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल ऑप्शन होना चाहिए, आप नहीं तो कोई और।
तो उन्होंने कहा कि देखो जब मेरे फादर थे 1971 में हाफिज अल असद, तो उससे पहले का टाइम देखो, 3 मिलिट्री कू हुए छोटे छोटे टाइम पर, स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं आ पाई, क्राइसिस वाला सिचुएशन रहा। अब अगर 1971 से अभी तक 2024 तक, 2011 में सिविल वॉर, तब तक तुम्हें स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो भाई साहब इसको ही एक्सेप्ट करो ना, क्योंकि सीरिया की जो सोसाइटी है वो अलग है फ्रॉम यूएसए और यूके, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन रिबल्स ने कहा नहीं नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर ऑटोनॉमी, हमें चाहिए पॉलिटिकल ऑप्शन। आपकी जो बाथ पार्टी है वो डिक्टेटरशिप की तरह काम करिए, आपने डायनेस्टी वाला रूल बना दिया। खैर, लेकिन इन्होंने क्या कहा बशर असद ने कि भाई मुझे लगता है कि ये फॉरेन पावर्स के वजह से यहाँ पर हो रहा है और ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। तो एक्शन लेने के लिए अब इनको पीछे से सपोर्ट करने बड़ी पावर्स आ गई। एक तरफ रेबल ग्रुप्स को पावर सपोर्ट मिल रहा था, उधर सऊदी से सपोर्ट कैसे मिल रहा है अभी पता लगेगा, और उधर इन्होंने भी सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, ईरान से सपोर्ट। ईरान ने कहा रहे अपने शिया नेशन, शिया रूल चल रहा है, हम सपोर्ट करेंगे जिससे कि हमारा एक पावर बैलेंस बना रहे, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है मिडिल ईस्ट का उसमें। ये है हाफिज अल असद। हाफिज असद ने पावर दे दी बशर अल असद को। अब एक रीज़न कहा जाता है कि यार जनता ना परेशान थी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कारण अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अगर कम होंगी, करप्शन होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम कम मिलेगी, तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। बशर अल असद ने कहा कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्रैकडाउन हुआ, फॉरेन पावर्स अब वो और ज़्यादा आ गई। कारण एक्चुअली यूएन चार्टर में, यूनाइटेड नेशन चार्टर में ये कहा गया है कि अगर किसी देश की सरकार अपने ही लोगों पर वेपन्स का इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों पर जो कि जस्ट यानी कि फेयर राइट्स की मांग कर रहे हों, तो ये तो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो पहला ऑप्शन तो है कि डायलॉग स्थापित करो सीरिया की सरकार से। तो ये फॉरेन पावर्स ने कहा कि बशर अल असद मान जाइए, डेमोक्रेसी ले आइए, चुनाव कराइए, अदर पार्टीज को भी मौका दीजिए। टर्की ने कहा मुस्लिम ब्रदरहुड को मौका क्यों नहीं देते। यहां पर इन्होंने कहा बशर अल असद ने, देखो मुस्लिम ब्रदरहुड में हमें पता आप क्यों चाह रहे हो मुस्लिम ब्रदरहुड को मौका दिलाना सीरिया में, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड में है मेजॉरिटी सुन्नीज, और जो अरब सुन्नीज हैं वो चाहते हैं शरिया के लॉ के हिसाब से सीरिया को चलाना। बशर अल असद जो है यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्युलर स्टेट को, वो सपोर्ट करते आए हैं मॉडर्न आइडियाज को। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीरिया में ये नहीं होने दूंगा पॉलिटिकल ऑप्शन के नाम पर। तो वो इसमें यहां पर काउंटर कर रहे थे। आईसिस भी वहां पर एक ऑप्शन बनकर आएगी। आईसिस ने दुनिया भर से रेडिकल जो हमारे यूथ थे, मतलब जगह जगह दुनिया में, उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। अब यूथ क्यों आ रहा था आईसिस के साथ, सीरिया में क्यों आ रहा था? क्योंकि आईसिस ने कहा कि हमारा कोई छोटा मोटा एम नहीं है, हम कोई बशर अल असद की सरकार को हटाने नहीं आ रहे। तो पूछा भाई तुम तो उनके खिलाफ ही लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा एम बड़ा है। क्या है बड़ा? उन्होंने कहा ये जो रीजन है जिसको हम लेवांत रीजन कहते हैं, हम यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो कहा डिफरेंट कैसे होगी बाकियों से? इन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 में मुस्लिम के साथ गलत हुआ, ऑटोमन्स को हराया गया, कैलिफ को हटा दिया गया, खलीफा जो कि पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस लीडर होता है इस्लाम का। अब हम आईसिस उसी सपने को दोबारा पूरा करेगी। एक समय पर जो इस्लामिक कैलिफ चलती थी, नदर्न अफ्रीका, लेवांत रीजन, यहां पर जहां सीरिया है और बाकी देश हैं, जहां पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इस पूरे एरिया पर, तो इनका कहना है ये पूरा एरिया इस्लामिक कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो वेस्टर्न पावर्स ने हमें हटाया, अब हम दोबारा से उस सपने को पूरा करेंगे, यही अल्लाह चाहते हैं। फिर क्या था कि भाई ये तो इस्लामिक कैलिफेट बना रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का काम है, चलो भाई आते हैं यहाँ पर। तो दुनिया भर से यहाँ पर यूथ आने लग गए, पैसा इनको मिलने लग गया। पैसा कैसे उन्होंने लिया? पहले स्टार्टिंग में यूएस, यूके एंड फ्रांस को भी लगा कि इट कैन बी अ क्रेडिबल फोर्स अगेंस्ट सीरिया, लेकिन फिर इन्होंने जो अपना बड़ा सपना बताया और जो अटैक्स इन्होंने स्टार्ट किए, और फिर उन्होंने कहा कि हमारा एम सीरिया नहीं, हमारा एम तो यूएस भी है, यूरोप भी है, तो हमारे तो कुछ ऐसे भी आउटफिट्स होंगे जो दुनिया भर में इस्लामिक कैलिफेट को स्टार्ट करेंगे। तभी आपने सुना होगा कि आईसिस की जो ब्रांचेस हैं वो दुनिया भर में जगह जगह खुल गई, साउथ एशिया में खुल गई, यूरोप में खुल गई, वो वहां पर आईसिस के सपने को पूरा करने में लग गए। तो इनको लगा भाई गलती हो गई ये तो हमसे। सीरियन कुर्द्स वो तो कह रहे हैं हमें ऑटोनॉमी चाहिए, अपना एक देश चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। पहले बशर अल असद हमें ऑटोनॉमी के सपोर्ट में थे, चलो भाई इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब कौन है असद के साथ और कौन है असद के खिलाफ? सबसे पहले देखिए असद के सपोर्ट में कौन है। एक तो सीरियन आर्म फोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है भाई गवर्नमेंट की फोर्स है, गवर्नमेंट के साथ ही होगी। लेकिन एक ये अनऑफिशियल मिलिशिया शाइबिहा, ये एक्चुअली
असद जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एलावाइट कम्युनिटी से, तो वहीं से है ये शाबिहा। तो ये भी अपना अनऑफिशियली हथियार और पैसा इनको सरकार दे रही है, और प्लस ईरान एंड अदर नेशंस दे रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं। अगेंस्ट कौन है? सबसे बड़ा ओपोनेंट है एसएनसी। एसएनसी कोई एक ग्रुप नहीं है, एसएनसी एक्चुअली कोalition है जो अपने आप को कहता है कि हम हैं राइटफुल गवर्नमेंट। एक्चुअली सीरिया की ऑफिशियल सरकार ना हम हैं, लेकिन हम सरकार कहां से चलाते हैं? एग्जाइल से चलाते हैं। कहां से चलाते हैं? टर्की से चलाते हैं। एक टाइम पर ये अपनी सरकार को यूरोप से चला रहे थे। सरकार को क्या चला रहे थे? दुनिया भर से पैसा और सपोर्ट ले रहे थे कि हम बशर अल असद की सरकार के खिलाफ हैं। तो पहले इनको यूरोप भी सपोर्ट कर रहा था, फिर टर्की ने कहा अरे आइए ना, आप हमारे यहाँ आइए। टर्की ने तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसको कहा गया फ्रेंड्स ऑफ सीरिया, उसमें एसएनसी को बुलाया गया। फिर इसके बाद ये है प्री सीरियन आर्मी। सऊदी अरब ने कहा कि अच्छा है जो सीरिया है ना, क्योंकि शिया सीरिया, सऊदी सुन्नी वर्ल्ड का लीडर, हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहता है, लेकिन जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों सऊदी को इसमें आना पड़ा? क्योंकि ईरान और सऊदी आपस में कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन, ईरान और सीरिया गुड रिलेशन। तो यार तुम्हारे दुश्मन का जो दोस्त है वो तुम्हारा दुश्मन है। तो अगर इस समय वो हटाया जा सकता है, वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड को लाया जा सकता है जिस पर सऊदी का इन्फ्लुएंस है, तो यार कुछ ना कुछ आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी अपनी इस रिबेल ग्रुप को सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही हयात ताहिर अल शम, ऑलरेडी हमें पता है कि अलकायदा को शुरुआती समय में सऊदी से सपोर्ट मिलता था। अब इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ये चाहते, इसमें है सुन्नी इस्लामिस्ट, ये चाहते हैं शरिया के हिसाब से सीरिया को चलाना। इंटरनेशनल प्लेयर्स में रशिया भी है। रशिया के साथ रिश्ता सीरिया का पुराना है, कोल्ड वॉर के टाइम का है। 1970s में सीरिया जो है वो यूएसएसआर के साथ होता था। फिर उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, और सन 2000 मतलब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। 1991 से जो 2000 का पीरियड था उसमें जो रशिया की सरकार थी वो टिल्ट कर रही थी खुद वेस्ट के, तो वहां पर तो सीरिया और रशिया में कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब डेवलपमेंट्स हुए नहीं। लेकिन जैसे पुतिन आए सन 2000 में और 2000 में आए बशर अल असद, तो पुतिन ने कहा हमें बढ़ाना पावर ऑफ रशिया, तो इंक्रीज करना पावर ऑफ रशिया। तो ऐसे में सीरिया पर हम दोबारा से इन्फ्लुएंस रखेंगे। इन्फ्लुएंस इन द सेंस वी आर गोइंग टू हैव गुड रिलेशनशिप, राइट? एंड बाय दिस गुड रिलेशनशिप दे ऑल्सो फाइंड वन अलाइनमेंट विद ईरान, क्योंकि ईरान शिया, सीरिया में बशर अल असद शिया। तो अगर रशिया इस शिया रजीम को बचाए रखने में, स्ट्रॉन्ग करने में सपोर्ट करेगा, तो भाई साहब ईरान भी तो कहेगा रशिया आप तो हमारे भी दोस्त निकले। ईरान देखिए, ईरान एक तो शिया एंगल है, ईरान साथ में जो हिजबुल्ला ग्रुप अभी चर्चा में था ना, याद होगा आपको, हसन नसरुल्लाह, इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला। तो वहां पर हिजबुल्ला ग्रुप को ईरान पैसा हथियार देता है, केवल इजराइल के खिलाफ नहीं, साथ में हिजबुल्ला को कहता है कि यार लेबनान तुम तो पड़ोस में हो, सीरिया के बॉर्डर कनेक्टेड है, जाओ सीरिया में और बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करो। यानी कि जो ऐसे रेबल ग्रुप्स हैं जो बशर अल असद की सरकार को गिराना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लो। यूएस, यूके, फ्रांस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये पहले तो ईस्टर्न वाले फ्रंट पर सपोर्ट कर रहे थे रेबल ग्रुप्स को, फिर बाद में उन्होंने कहा हम नॉन लीथल वे में एक्चुअली सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी भी ये एंट्री मतलब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देखा कि यार बशर असद हमारे हिसाब से चलेंगे नहीं, लेकिन हथियार दिया तो पता लगा कि वहाँ पर जिहादिस्ट फोर्सेस जो हैं वो लार्जर एम रखने लग गई, जो आइसिस का मैंने एग्जांपल दिया। टर्की चाहता है अपनी नर्दर्न टेरिटरी, क्योंकि वो नर्दर्न टेरिटरी पर है, तो उसको लगता है कि जो उसके मतलब जो बॉर्डर कनेक्टेड है वहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि कुर्दिश पॉपुलेशन अपनी आज़ादी की मांग करने लग जाए। सऊदी को करना है कि ईरान को काउंटर करना है, ठीक है? क्यों? कारण क्योंकि ईरान चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना, और सऊदी को लगता है कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है। प्लस सऊदी और यूएस का रहा है स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। और ईरान 1979 में जब आपका रिवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रिवोल्यूशन, उसके बाद से यूएस को क्या कहता है? ग्रेट सैटन, और इजराइल को क्या कहता है? लिटिल सैटन। तो यानी कि भाई वो तो यूएस के बिल्कुल खिलाफ है, और सऊदी को यूएस से होता है फायदा। तो यूएस इज लाइक कि सऊदी, ईरान है हमारा दुश्मन, वो तो हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। हमारा इजराइल जिसको हम सपोर्ट करते हैं ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो यूएस को तो ऐसा लग रहा था कि यार सऊदी को फिर भी मना लेंगे, जैसे यूएई को मना लिया, बहरीन को मना लिया अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, सऊदी को भी मना लेंगे। लेकिन जो ईरान है ये नहीं मानेगा जब तक यहाँ पर वो इस्लामिक रिवोल्यूशन का ही इम्पैक्ट चल रहा है 1971 के बाद से। अब ये वाई टर्की इज एक्चुअली सपोर्टिंग रेबल। अब इसकी कहानी बताता हूँ आपको, रिलेशन का अप एंड डाउन देखिए। 1980 से 1990 के बीच में रिलेशनशिप जो है डाउन थी, राइट? कारण क्योंकि सीरिया जो है वो इनकी एक पार्टी थी पीके के, एक्चुअली कुर्दिश वर्कर पार्टी। तो
बशर अल असद को लगा कि यार हमारे पास अच्छी खासी कुर्दिश पॉपुलेशन है, लेकिन कुर्दिश पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में भी कई बातें रखनी पड़ेंगी, तभी वो एरिया बैलेंस रहेगा, तभी वहाँ से टैक्सेस, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी। तो उनकी मांग थी कि भाई जो टर्की है, टर्की में चल रही है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर ब्रदर्स, कुर्दिश ब्रदर्स। तो ऐसे में उन्होंने कहा ठीक है, जो कुर्दिश वर्कर पार्टी है, जो टर्की की पार्टी है, जो इनके खिलाफ है टर्की गवर्नमेंट के, हम उसको सपोर्ट करेंगे। टर्की ने कहा यार ये क्या बात है सीरिया, तुम मतलब कुर्दिश लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, जो कुर्दिश लोग हमारी सरकार के खिलाफ हैं, घर से हमारे लड़ाई करवा रहे हो। तो ऐसे में यहाँ पर एक गैप रहा। लेकिन उसके बाद एक समय तो ऐसा है 1998 में टर्की ने अपनी फोर्सेस को सीरिया के बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया। ऐसा लगने लगा कि भाई अब डायरेक्ट वॉर होने वाला है, लेकिन वॉर नहीं हुआ, रिलेशन बेटर हो गए। कैसे? फिर इनमें अंडरस्टैंडिंग आ गई और फिर दोस्ती ऐसी आई कि सीरिया और टर्की के बीच में वीज़ा फ्री पॉलिसी आ गई। मतलब ऐसा होने लगा कि सीरिया के लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने टर्की जा रहे हैं, फिर अपने घर आ जा रहे हैं। वीज़ा फ्री पॉलिसी, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ गया, ट्रेड रिलेशन बढ़ गए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन बढ़ गए, तो इंप्रूव हो गया। ऐसा लगने लगा कि बस कमाल हो गया भाई टर्की के साथ रिलेशन। अब ये जो पीरियड था ये करीब 11-12 साल चला। जैसे ही आया, मतलब 98 से मान लीजिए सन 2010 में स्थिति बिगड़ने लगी। जो आपका दोस्त है, लेकिन अगर वो आपके हिसाब से पूरी तरह चलता नहीं है, तब गुड रिलेशंस तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये जो है इसी की सत्ता काबिज है। टर्की में तो फिर भी डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है, मतलब लीडर चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो यार लीडर चेंज ही नहीं हो रहा। फाइनली जब वहाँ पर अरब स्प्रिंग का इम्पैक्ट दिखा, सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, तो टर्की को लगा यार ये तो मौका है, अब हम इनसे कहेंगे कि भाई बदल जाओ तुम। तो जब सीरिया अनस्टेबल हुआ तो टर्की को लगा कि यार ठीक है हमारा दोस्त था, लेकिन अगर पड़ोसी है अनस्टेबल तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट टर्की पर होगा कि नहीं होगा? टर्की पर होगा। कारण जैसे आज बांग्लादेश में अगर इंस्टेबिलिटी फैल रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर भी हुआ है। भाई ईस्ट पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी तो 1966 वाला पीरियड देखो, 1971 वाला पीरियड देखो, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो उस पूरे दौरान आपने क्या देखा? इलीगल इमिग्रेशन हुआ इंडिया की साइड। ऐसा ही कुछ यहाँ था। इनको लग रहा था कि जो कुर्दिश पॉपुलेशन है उसका जो मोबिलाइजेशन होगा वो पॉलिटिकली और ज़्यादा सर्च करने लग जाएंगे, क्योंकि अनस्टेबल है तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, और यहाँ इंडिपेंडेंस की मांग हुई तो भाई सब टर्की में भी इंडिपेंडेंस की मांग होने लगेगी। तो टर्की को लगा कि यार स्ट्रैटेजिकली हमें तो यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा। तो टर्की ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया बशर अल असद पर कि भाई सुधर जाओ, रिफॉर्म कर दो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर दो, डेमोक्रेसी ले आओ, हम जैसी सरकार से सीख लो। तो इन्होंने ऐसी बातें स्टार्ट कर दी। तो टर्की ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, लो नवंबर 2012 में इन्होंने मीटिंग कराई। इस मीटिंग में इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ सीरिया नाम से मीटिंग में जितने अपोनेंट्स थे बशर अल असद के सबको इनवाइट कर लिया सन 2012 में। तो बशर अल असद ने कहा अच्छा, कहने को तुम हमारे दोस्त बनते हो और हमारे दुश्मनों को साथ लेकर तुम कह रहे हो ये हैं तुम्हारे फ्रेंड्स ऑफ सीरिया। तो अब क्लियर हो गया कि सीरिया वर्सेस टर्की तो होकर रहेगा। तो फाइन, अभी आगे बढ़ता हूं कहानी में। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो नवंबर बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच यूजिंग कोड त्यागी लाइव, यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब बेसिक से लेकर डेप्थ तक PSR में मास्टरी आपकी आ जाएगी। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो बैच है वो 2026 के लिए और 27 के लिए दोनों ऑन है एडमिशन के लिए, एडमिशन्स आर गोइंग ऑन। ये यूनिक इस वजह से है कि इसमें कोर्स कंप्लीशन के बाद मेजर प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को रिवीजन की होती है, रिवीजन भी खुद ही कराया जाता है। करंट अफेयर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने की होती है, वो भी इसी में कराया जाता है। पर्सनल मेंटोर इसी में आपको मिलता है। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर कई लोग कहते हैं कि घर से पढ़ाई नहीं होती और फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इस बैच से, तो आप 3 महीना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो तैयारी आपको करनी होती है, आप दिल्ली आकर तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। आपको केवल एक चीज़ पे फोकस करना होता है, वो है सिलेक्शन, और पूरी टीम आपके साथ मेहनत करती है ऑफलाइन भी। तो ये बैच जो है ऑनलाइन है टिल प्रीलिम्स, लेकिन जैसे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको ऑफलाइन भी मिलेगा इसी फीस में। दैट्स द फीस। त्यागी लाइव कोड यूज करके यू कैन ज्वाइन नाउ। टर्की में एसएनसी वहां पर काम कर रही है। अब कुर्दिश लोगों ने कहा कि यार अगर एसएनसी है अपोजिशन और वाकई ये गवर्नमेंट बना लेगी बशर अल असद के खिलाफ, तो चलो एक आउटफिट तो हमारा ऐसा हो गया जो बशर अल असद को कह रहा है कि सर हम तो आपके साथ हैं, देखो सर हमारा एरिया है लेकिन हम आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं सर। एक वो भी आउटफिट है। एक वो आउटफिट है कि एसएनसी में बैठा है जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल कह रही है। वो क्यों बैठा है? उसको पता है कि यार वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड भी बैठा है, और मुस्लिम ब्रदरहुड बात करेगा सुन्नी, शरिया और कुर्दिश
को वो एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा, तो ये वहां पर भी बैठे हैं कि ये तो सऊदी के हिसाब से चल रहा है। तो अब एक तरीके से सीरिया के नॉर्थ में यहां पर टर्की और साउथ में सऊदी, दोनों इसके जान के दुश्मन। तो टर्की ये सेल्फलेस वे में नहीं कर रहा था। अगर आपको लग रहा हो कि यार ये तो डेडिकेशन है, देखो टर्की की, ये डेमोक्रेसी लाना चाहता, नहीं, उसके खुद के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ठीक है। कारण क्योंकि वो चाहता है कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो सुन्नी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट हो। टर्की चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने, और उसमें टर्की चाहता है कि सऊदी से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस टर्की का हो आगे फ्यूचर में। अब जो कुर्द हैं सीरिया में, क्योंकि उनको ऑटोनॉमी प्रॉमिस की जा रही है, तो अब इनको ऐसा लगता है कि बशर असद अगर जीत गए, वो कुर्दिश वाले लोगों को दे देंगे ऑटोनॉमी, और अगर दी ऑटोनॉमी तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा टर्की पर, क्योंकि टर्की के जो कुर्दिश लोग हैं फिर वो डिमांड करेंगे कि इस एरिया में हमें चाहिए अपना एरिया। फिर टर्की कहता है, ये लॉजिक इस वजह से क्योंकि सद्दाम हुसैन का जैसे डिक्लाइन हुआ था तो वहाँ की कुर्दिश पॉपुलेशन भी स्ट्रांग हो गई थी, तो यहाँ की कुर्दिश पॉपुलेशन स्ट्रांग हो गई तो क्या होगा भाई। तो ऐसे में ये मल्टी पार्टी अगर कोalition बन गई कुर्दिश लोगों की, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम टू देम। अब यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, एक तो वो कोल्ड वॉर वाला तो डायनेमिक्स था ही, फिर बताया आपको पुतिन आ गए, पुतिन ने कहा अपनी पावर को तो इंक्रीज करना ही हमें, प्लस इकोनॉमिक एंगल देखो, जो टोटल वेपन एक्सपोर्ट होता है सीरिया से, उसमें से मतलब रशिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सीरिया में होता है लगभग 10%। तो यार इकोनॉमिक गेन है कि नहीं है। प्लस रशिया को लगता है कि जो लीबिया है वो रशिया का पार्टनर था। जब मुअम्मर गद्दाफी की सरकार हटाई गई उससे ठीक पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील थी, मतलब रशिया में पैसा आने वाला था और रशिया से वेपन जाने वाला था। लेकिन ठीक उस मौके पर मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को गिरा दिया किसने, रेबल ग्रुप्स ने। और रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किसने किया, वेस्ट ने। तो एक तरीके से चेस बोर्ड में एक मेजर प्लेयर जो एलाय था रशिया का, उसको गिरा दिया गया। फिर सद्दाम हुसैन को भी मतलब रशिया के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो सद्दाम हुसैन चले गए। तो अब इसको लगता है कि यार जो तीसरा प्लेयर है सीरिया, इसको हम गिरने नहीं देंगे। तो यानी कि इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, वेपन का एक्सपोर्ट भी है, प्लस स्ट्रेटेजिक भी है, जैसे कि इनको स्ट्रॉन्ग करके अपने साथ अलाइन करके हम वेस्ट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। ये एंगल है कि लीबिया गया, सीरिया गया, अब नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब तभी हम काउंटर बैलेंस कर पाएंगे यूएसए को। प्लस रशिया को एक और चीज़ लगती है कि इनको लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और रशिया पूरी तरह वहाँ बिजी होगा। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पर, सीरिया वाले पॉइंट पर बशर अल असद की सरकार को हम पूरा सपोर्ट कर दें, हालांकि अभी जो एलेप्पो में ये HST आई है, कब्जा है इन्होंने, तो ये एक सेटबैक है, मौके का फ़ायदा उन्होंने उठाया कि भाई वो वहाँ लगे हुए हैं। सीरिया का कहना है कि रशिया के अभी भी 20 के आसपास बेसेस हैं जो हमारे यहाँ हैं, और रशिया वहाँ से बम्बार्डमेंट अब बढ़ा देगा एलेप्पो वाले एरिया में, HST वाले एरिया में, प्लस उस प्रोविंस में जिसमें HST है। तो ऐसे में इनको लग रहा है कि यार इसी तरीके से मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा यूएसए के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए, कि उनका फोकस भी अब सीरिया पर आए, जिससे कि वो नेगोशिएशन में रशिया की स्ट्रेंथ को पहचाने कि वो वहाँ पर भी स्ट्रांग है और यहाँ पर भी स्ट्रांग है, दो फ्रंट्स पे स्ट्रांग है। तो रशिया एंड ईरान क्लोज हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, क्योंकि सीरिया को बचाना दोनों के लिए अच्छा है। रिलायबल पार्टनर शो हो जाएगा रशिया, क्यों? क्योंकि रिलायबल पार्टनर तो वो होता है जो टफ सर्कमस्टेंसेस में, जब आपको लगे कि यार अब तो रशिया हमें आ ही नहीं सकता सपोर्ट करने, क्योंकि उसकी तो घर की लड़ाई चल रही है यूक्रेन वाली, लेकिन अगर तब भी रशिया सपोर्ट कर देगा तो मुझे बताइए इसका एक रिपल इफेक्ट क्या केवल सीरिया पर होगा? नहीं, बाकी जो देश हैं जो रशिया को अपना फ्रेंड मानते हैं उनका रशिया में ट्रस्ट बढ़ेगा। रिलायबिलिटी इज लाइक दी, समझ लीजिए कि फेविकोल है रिलेशनशिप का, रिलायबिलिटी इज रिलेशनशिप, सीधी बात। रशिया का कहना है कि मैं तो बशर अल असद को इसलिए भी सपोर्ट करता हूं कि ये हैं सेक्युलर, और बाकी ये मुस्लिम ब्रदरहुड और जो अदर पावर्स हैं ये एक्चुअली रेडिकल सुन्नी इस्लामिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं इस एरिया में, सीरिया में, वो मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा रशिया का कहना है। इस वजह से भी सपोर्ट कर रहा है। यूएन और यूएसए, इनका कहना है यूएन और यूएसए ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी सरकार चलनी चाहिए, ये नहीं डिटरमाइन करेंगे। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है तो अभी वही रहेगी। इकोनॉमिक रीजंस मैंने बता दिए कि इनका व्यापार भी चलता रहेगा। भाई जब ऐसी लॉबी रहेगी जो रशिया से वेपन्स खरीदेगी तो भाई रशिया की इकोनॉमी को भी तो फायदा है, यूएस को प्रेशर भी करेंगे। एर्डोगन ने सोचा कि मौका है, मौका कैसे? कहा ईरान बिजी है इजराइल को लेकर, मेजर एलाय ऑफ सीरिया, रशिया बिजी है यूक्रेन को लेकर, अनदर मेजर एलाय, तो बशर अल असद रह गए अकेले, तो मौका है घेर लो। तो ऐसे में इन्होंने HST को कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कहा जाता है कि बैकडोर से इनको सपोर्ट किया गया और इस तरीके से एलेप्पो पर इन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन मैंने अभी जो बताया कि 20 के आसपास बेसेस हैं, रशिया ने प्रॉमिस किया है, कहा जा रहा है कि बम्बार्डमेंट जारी रखेंगे इन 20 बेसेस से
उन एरियाज में जो इन रेबल ग्रुप्स के हैं। लेकिन यहाँ पर जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है केवल इस बार बमबारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरफ के प्रोविंस में जो HST है उसने अपने आप को बढ़त दिलाई है, इस मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़त दिलाई है। तो ऐसा ना हो कि नदर्न पार्ट जो है वो बशर अल असद के पास से चला जाए। तो ऐसे में इनको ग्राउंड पर भी सपोर्ट चाहिए। तो क्या ईरान ग्राउंड पर सपोर्ट दे पाएगा? तो एक और इसमें बुरी खबर कही जा रही है कि हिजबुल्लाह ऑलरेडी नुकसान झेल रहा है। क्यों? क्योंकि उधर इजराइल ने अटैक कर दी। तो हिजबुल्लाह को आप ईरान पैसा तो दे सकते थे, लेकिन अभी ग्राउंड पर फुट्स चाहिए सीरिया में बशर अल असद की सरकार को, क्योंकि रशिया अभी फुल्ली एंगेज वहां नहीं हो सकता। तो रशिया अपनी यूक्रेन में एंगेज है, वहां खुद नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स को बुलाया हुआ है। तो कैसे अपने सोल्जर्स को यहां पर मोबिलाइज कर दे फुल फ्लैज वे में? तो ऐसे में ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहां पर कही जा रही है कि ये हिजबुल्लाह क्योंकि इस समय कमजोर है। तो अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह कमजोर है और हिजबुल्लाह को कमजोर किया इजराइल ने, तो ये मौका है कि रशिया इजराइल के साथ भी जो अपनी अच्छी पार्टनरशिप रखता है, तो उससे इजराइल से कह सकता है कि इजराइल देखो, अगर सुन्नी अरब मजबूत हो गए, मुस्लिम ब्रदरहुड मजबूत हो गई, तो भाई साहब ये तो है तुम्हारे जानी दुश्मन। अगर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया और सीरिया क्योंकि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर वहां से अगर ये पार्टी स्ट्रांग हो गई और ऐसे रिबल ग्रुप्स स्ट्रांग हो गए जो कि सिरे से खारिज करते हैं इजराइल के एग्जिस्टेंस को, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ईरान नहीं खोना चाहता बशर अल असद की सरकार को, जो कि एक शाइट सरकार है। तो हम ईरान को मना लेंगे कि वो तुम्हें कुछ रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन इजराइल तुम्हें इस समय इन रेबल ग्रुप्स को थोड़ा ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, क्या पता रशिया वहां पर इजराइल से कहे कि भले ये ईरान का साथी है, ये मेरा साथी है, लेकिन ये तुम्हारा भी साथी होगा, क्योंकि ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट जोन जो बॉर्डर है उस पर स्टेबिलिटी रखेगा। तो ये डायनेमिक्स जो है अपने आप में यूनिक है। खबर ये भी आ रही है कि बशर अल असद की जो फैमिली है फिलहाल वहां से छोड़कर मॉस्को चली गई है, रशिया चली गई है, और वहीं से अब वॉर को मैनेज करेंगे। लेकिन ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी ज़्यादा पावर्स जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज हैं वो कंसेंट्रेट हो रही हैं डायनेमिक्स को लेकर सीरिया में। तो सीरिया का आउटकम, क्या आपको लगता है ये केवल सीरिया का आउटकम है? नहीं, ये पूरा जियोपॉलिटिक्स का गेम डिसाइड करेगा सीरिया में जो होगा। तो आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, जस्ट मेंशन वाह इन कमेंट्स। यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, शशांक त्यागी फॉर यू। Examine the geopolitical flux around Syrian crisis and how does it impact regional stability? ये एक यहां से क्वेश्चन बनता है। आई होप अभी आप कर लेंगे इसको।